जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर आज मेरे प्यारे साथी 1 वीक सीरीज 2024 के लिए आगाज हो चुका है। यानी आज हम इतिहास का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। आज अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी तो 2024 के लिए 1 वीक सीरीज जो आपकी है 2024 के लिए इतिहास की, किसकी? इतिहास की पेपर 1 के लिए मेरे प्यारे साथी, जहां पर 50 शब्द में लिखने के लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं उन सारे क्वेश्चनों का आज काम तमाम करने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, और सबका मानना है कि सर हम बीए फर्स्ट ईयर में पहुंच चुके हैं ना, तो भैया हमारे ऊपर क्या है, जिम्मेवारियां काफी हो जाती है और हम क्या है कॉलेज जा नहीं पाते हैं, लेक्चर अटेंड कर नहीं पाते हैं। दूसरी बात, कुछ मेरे जैसे हैं तो भैया उन्होंने तो क्या बुक्स भी परचेज नहीं की होती है। तो उन तमाम साथियों को देखते हुए पावर ऑफ एजुकेशन ने ये डिसाइड किया है कि आपको घर बैठे ही आपके लिए क्या है पूरा का पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाए, वो भी ग्रेजुएशन का। तो इसी के साथ में अपने पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, अपनी सीरीज का शुरुआत करेंगे। तो बोला जाता है भैया किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के बारे में हम पढ़ेंगे। किताबुल हिंद एक क्या है भैया, ग्रंथ है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। कहता है किताबुल हिंद को तारीखे उल हिंद भी कहा जाता है, यानी इस ग्रंथ का एक और नाम दे दिया गया। भैया ग्रंथ यही है लेकिन इसका एक और नाम बदल कर दे दिया कि तारीखे उल हिंद। इस ग्रंथ के लेखक की बात आएगी तो कौन है भैया? अबूरिहान मोहम्मद बिन अहमद अल बुरनी है। शॉर्ट में याद रखो तो अल बुरनी इसके क्या भैया लेखक हैं, ठीक है। उन्होंने जो कि अपने समय का एक प्रतिभाशाली विद्वान था, यानी अगर अलबुर्नी की बात की जाए तो ये अपने समय, उस समय की बात की जाए, आज के नहीं, उस टाइम की बात की जाए तो ये अपने समय के अंदर बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही ज्ञानी विद्वान थे। यह ग्रंथ का मौलिक रूप अरबी में लिखा गया है। किस में लिखा गया भैया? जैसे एक भाषा है ना, हिंदी भाषा, फारसी, तो उसी तरीके से ये किस में लिखा गया था भैया? अरबी भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? अरबी भाषा में लिखा गया था मेरे प्यारे। बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया गया, बाद में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया। किसके अंदर किया गया भैया? फारसी के अंदर किया गया। किसमें? फारसी में। पहले लिखा गया था तब अरबी में था, बाद में इसको फारसी में किया गया। ग्रंथ में मोहम्मद गजनवी के समय भारत की स्थिति का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। मोहम्मद गजनवी ये वही है जिसने भारत पर भैया कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? अब तक कितनी बार किया था? 17। ये वही है, इसी के बारे में भैया इस ग्रंथ में मोहम्मद गजनवी के समय की भारत की स्थिति का अच्छे से वर्णन, यानी इस ग्रंथ में भैया भारत को बताया गया जिस समय मोहम्मद गजनवी भारत में आया था और क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथी। कहता है प्रथम नहर निर्माता सुल्तान कौन थे? बात आती है भैया प्रथम, पहली बार नहर का निर्माण जब हुआ था, नहर का निर्माण जो हुआ था वो किसने बनाई थी भैया, ये बात कही जाती है। तो आपको पता होगा कि पहली बार नहर जो निकली थी वो कहां से निकली थी भैया? सतलज नदी से निकली थी क्या? तो चलिए एक साथ 5 नहरें निकली थी कि ज्ञात, यानी जो हमें प्राप्त हुए हैं ज्ञात स्रोतों के आधार पर प्रथम नहर निर्माता सुल्तान फिरोज तुगलक था। कौन था? फिरोज तुगलक। कौन मेरे प्यारे साथी? फिरोज तुगलक। भूल मत जाना मेरे प्यारे साथी, कौन था? फिरोज तुगलक, ठीक है। ये क्या है, पता चलता है उस टाइम की बात हुई, यानी जो हमें स्रोत मिले उनसे ये पता चलता है कि भैया फिरोज तुगलक ने पहली बार नहर का निर्माण किया था, जिसने कृषि की उन्नति के लिए 5 नहरों का निर्माण करवाया था। इसने कितनी? 5 नहरों का। और क्यों करवाया भैया? नहर किस लिए बनवाई थी? गोता खाने के लिए बनवाई थी क्या? नहीं भैया, आपको पता है नहर होगी तो नहर में पानी होगा, नहर होगी तो नहर में पानी होगा, और वो पानी कहां जाएगा? हमारे खेतों में जाएगा, और खेतों में जाएगा तो फसलें लहराएगी अपने आप। समझ रहे हो ना मेरे प्यारे साथी? यानी कृषि की उन्नति, कृषि का विकास करने के लिए क्या किया था मेरे प्यारे साथी? इसने नहर का निर्माण करवाया था। पहली नहर सतलज नदी से निकालकर घग्गर तक जाती थी, यानी पहली नहर कहां से निकली थी? सतलज नदी से निकली थी, और कहां तक जाती थी? तो आपके घग्गर नदी तक जाती थी मेरे प्यारे साथी, और यह 96 मील लंबी थी। दूरी बताने की जरूरत नहीं है, ना आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। भी कितनी लंबी थी, कितनी चौड़ी थी भैया, ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी इसने बता दिया तो 96 मील लंबी थी, मैं भी बता ही देता हूं। अब बात आता है मेरे प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की? वाह क्या बात है, ये इतिहास भैया दोनों भाइयों पर चला गया। यानी आपको पता होगा, 2 भाई नाम बुक्का, एक का नाम बुक्का था। कहता है सर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में,
ध्यान रखना, विजयनगर जहां जहां नाम आएगा वहां कृष्णदेवराय भी आपको पढ़ने को मिलेगा। प्लस टू क्लास में बहुत अच्छा टॉपिक था, मेरे को याद अच्छी तरीके से, और मैंने अपने जीवन में प्लस टू में वो एक ही चैप्टर अच्छे से पढ़ा था, कृष्णदेवराय वाला, ठीक है। उसमें ये जिक्र मिलता था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। भैया ये दो भाई थे, कौन, हरिहर प्रथम और दूसरा बुक्का, कौन, बुक्का। इन दोनों भाइयों ने की थी, किसकी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी, 1336 ईस्वी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। अरे भैया पानीपत का पहला युद्ध, लोधी वंश, याद आया कि नहीं आया, लोधी वंश 1526 का सन, पानीपत में 3 लड़ाइयां लड़ी गई। भैया ये तो हरियाणा का है, हरियाणा को तो निचोड़ के रख दूं मैं, समझ रहे हो ना। यानी पानीपत के पहले युद्ध की बात है। तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, तो भैया बाबर के साथ में युद्ध हुआ था, किसका, इब्राहिम लोदी का, किसका, इब्राहिम लोदी का, ठीक है ना। और यहां से क्या हो जाता है भैया, इस युद्ध में परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यानी मुगल कौन, बाबर किस वंश से था, मुगल वंश से था, और सुल्तान ये इब्राहिम किस से था, तो लोधी वंश से था। तो भैया इसमें क्या होता है, इब्राहिम हार जाता है, क्या हो जाता है, हार जाता है, और बाबर आपका क्या हो जाता है, जीत जाता है। बाबर जीता तो कौन सा, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, और लोधी वंश का यहां से क्या हो गया था भैया, सुपड़ा साफ हो गया था, यानी इसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। पानीपत का युद्ध 1526 की बात थी मेरे प्यारे साथी, पहली बार युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों आमने सामने थे, और बाबर ने इधर से तीर, लोदी ने इधर से तीर, धां दूं, और रिजल्ट क्या निकल कर आया, बाबर इस युद्ध में भैया जीत जाता है, और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार जाता है, यानी मारा जाता है, जिस कारण से क्या हो जाता है भैया, लोधी वंश समाप्त हो जाता है, और यहां से क्या है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। चलिए मेरे प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है पुरंदर की संधि क्या चीज थी। भैया पुरंदर की संधि क्या चीज थी, इस पे चर्चा करेंगे। कहता पुरंदर की संधि शिवाजी और मुगलों के बीच 11 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। पहली बात तो हुई कब थी, तो भैया ये पुरंदर की संधि की बात की जाए तो हुई तो शिवाजी और मुगल के इन दोनों के बीच में हुई थी। और कब हुई थी, तो 11 जून 1665 ईस्वी को, 11 जून 1665 ईस्वी को इस संधि के अनुसार शिवाजी ने 23 दुर्ग जिनकी वार्षिक आय 4 लाख हुण थी मुगलों को सौंप दी। और इस संधि में रिजल्ट क्या निकला, शिवाजी क्या है अपने कितने भैया 23 दुर्ग, कितने 23 दुर्ग को क्या है इस संधि में मुगलों को दे देते हैं। और इनकी कमाई कितनी थी भैया 4 लाख हुण थी, ठीक है ना। शिवाजी के पास 12 दुर्ग जिनकी वार्षिक आय 1 लाख हुण थी, इस शर्त पर छोड़े गए कि वह मुगल सम्राट के प्रति स्वाभिभक्त बने रहेंगे। भाईचारा के चलते उन्होंने अपने दुर्गों को भैया उनको सौंप दिया था, जहां से क्या उनकी वार्षिक आय करती थी। तो ये संधि कब हुई थी, पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और मुगलों के बीच में हुई थी, जहां पर शिवाजी ने अपना त्याग कर दिया था, अपने दुर्ग उनको सौंप दिए थे। चलिए मेरे प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है मंसबदारी प्रथा क्या चीज थी। मंसबदारी प्रथा क्या चीज थी मेरे प्यारे साथी, उसके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो मेरे प्यारे साथी कि इसकी पीपीटी, इसके नोट्स ये आपको मिल जाए तो भैया ये मेरा नंबर है प्यारा सा 7206608286। यहां पर आप मेरे साथ क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्ट मतलब सीधी सी बात है भैया, बात कर सकते हो। और आपको बता दूं कि मेरे प्यारे साथी अभी हमारी हाल ही में एक वेबसाइट बनने जा रही है पावर ऑफ एजुकेशन की। जब तक ये वेबसाइट बनती है तब तक, यानी कहने का मतलब तब तक जब तक ये वेबसाइट बनकर आती है, अगर आप उससे पहले मेरे को कॉल करते हो तो ये पीपीटी आपको क्या है, ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। कब तक कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे प्यारे साथी, जब तक मेरी ये वेबसाइट बनती है। वेबसाइट बनने के बाद में भैया इसके ले देकर जितना खर्चा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप इसको परचेज कर पाओगे। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि इन पीपीटी का खर्चा भी ऐसा रहे कि जैसे आपने कोई चिंगम खरीदी है भैया, यानी आपको नामात्र लगे, समझ रहे हो ना, नामात्र लगे, इतना ही रहने वाला है। चलिए मेरे प्यारे साथी बात करते हैं हम किसका, मनसबदारी प्रथा का।
उत्तर की बात आएगी, कहता मनसब शब्द का अर्थ पद, प्रतिष्ठा का पद या श्रेणीबद्ध पद है। यानी पहली बात तो इसका मतलब क्या चीज होता है, देखिए मनसब शब्द का मतलब क्या है, कहता प्रतिष्ठा, स्वाभिमान अपना, ठीक है ना, प्रतिष्ठा का पद, श्रेणीबद्ध पद, ये सारी चीजें होती है। मुगल प्रशासन में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के पद और वेतन का निश्चय तथा शासन तथा एवं दरबार में उनकी श्रेणी तथा सम्मान का निश्चय मनसब से ही किया जाता था। कहने का मतलब भैया मुगल साम्राज्य की बात कर रहा है, उसमें कोई कर्मचारी लगा हुआ है, उसमें सरकारी कर्मचारी है या कोई अधिकारी है, उनको वेतन कितना रहेगा, उसकी श्रेणी कौन सी है, कौन से नंबर का, यानी वो मंत्री है, उपमंत्री है या क्या चीज है भैया, उसका काम क्या चीज है, ये सारी चीजें इसके अंदर इसके द्वारा निर्धारित की जाती थी। इरविन का कथन है किसका भैया, यानी इसमें कहना चाहते हैं, इरविन क्या कहना चाहता है, देखो कि मनसबदार मुगल साम्राज्य के अधिकारी का वह पद है जो अधिकारी वर्ग में उसके दर्जे, उसके वेतन तथा दरबार में उसके स्थान को निश्चित करता है। यानी यह वो चीज है जो क्या करता है भैया, कि मुगल साम्राज्य के अंदर किसका क्या वेतन होगा, किसकी क्या जगह होगी, क्या काम करना है, ये सारी चीजें डिसाइड करता है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या कहता है, अरे भैया मक्खियां तुम्हें यही जगह मिलती है क्या, उड़ जाओ, इस बोर्ड से भैया काम ही नहीं कर रहा है, ये तो मक्खियों ने अपना ठिकाना बना लिया लगता है इसको। चलिए सुन जरा उड़ जा जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रकत और लोहे की नीति से कौन सा सुल्तान संबद्ध है। भैया रकत और लोहे, क्या बात है भैया, खून जैसा बवाल तेरे लोहे में। कहता है रकत और लोहे, लोहा गर्म होता है ना, वैसे लाल होता है, वैसे खून लाल होता है। भैया क्या कहता है, देखो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना के लिए तथा राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलवन ने, नाम आया भैया किसका, बलवन ने रकत और लोहे की नीति अपनाई थी। क्या बात आई कि अपने राज्य के अंदर राज्य व्यवस्था में शांति बनाए रखने के लिए, अपने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए, अच्छी व्यवस्था चलाने के लिए भैया किसने, बलवन ने इसका क्या किया था, इस नीति का प्रयोग किया था। उसने रकत और लोहे की नीति का अनुसरण करते हुए दोआब और कटेहर के हिंदू विद्रोहियों और मेवातियों का कठोरता पूर्वक दमन किया था। भैया देखो उसने क्या किया, इस नीति के अनुसार उसने रकत और लोहे की नीति का अनुसरण यानी इसका प्रयोग करते हुए क्या किया, दोआब और कटहरी के हिंदू विद्रोहियों और मेवातियों का कठोरता पूर्वक दमन किया। उसने बंगाल के विद्रोही सूबेदार तुगरिल के, किसकी बात आ रही है, तुगरिल के विद्रोह को भी क्या कर दिया था, कुचल दिया था भैया, समाप्त कर दिया था। किसने कर दिया था, तो भैया किसने किया था, ये अभी आपको मैंने बताया था, किसने कर दिया था भैया, बलवन ने। किसने कर दिया था, बलवन ने। ये लीजिए मेरे प्यारे साथी, इस नाम को मत भूल जाना, यही लिखना है बस, बलवन ने ही इसका प्रयोग किया था। क्यों किया था, तो भैया ये मैंने अभी आपको बताया। चलिए मेरे प्यारे साथी अगला क्वेश्चन तो बड़ा खूबसूरत है, ऐसे लगता है नहाकर आया है ना। फुतुहात ए फिरोज शाही के लेखक का नाम बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, फुतुहात ए फिरोज शाही, यानी ये कोई भैया पुस्तक है, एक ग्रंथ है, इसके लेखक का नाम पूछ रहा है। कहता है फुतुहात ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ के लेखक का नाम फिरोज तुगलक है। क्या नाम है भैया, फिरोज तुगलक, वही जिसने 5 नहरें सतलज नदी से निकाल कर क्या कर दिया, निर्माण कर दिया ताकि कृषि अच्छी हो, भूमि अच्छी बने। इसमें फिरोज तुगलक ने अपने कार्यों, विचारों और आदेशों के संबंध में लिखा है। यानी अपने इस ग्रंथ में फिरोज तुगलक ने क्या लिखा भैया, अपने कार्यों के बारे में लिखा, अपने विचारों के बारे में लिखा, अपने आदेशों के बारे में लिखा। ठीक है, यह फिरोज तुगलक के शासनकाल के इतिहास के लिए बड़ा उपयोगी है। यानी एक तरीके से यह फिरोज तुगलक के इतिहास को दिखाता है। कौन भैया, ये आपका ग्रंथ फुतुहात ए फिरोज शाही, किसने लिखा, फिरोज तुगलक ने लिखा भैया मेरे प्यारे साथी। चलिए और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता जहांगीर कालीन, किसकी बात चल रही है भैया, जहांगीर कालीन कोई 2 चित्रकारों के नाम लिखिए। हाँ जहांगीर, तू भी यहाँ आ गया क्या, चलिए भैया तेरा बिस्पाया कर ही देते हैं। कहता है जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार 2 कौन थे, तो भैया
अबुल हसन, पहला नाम आता है आपका कौन, अबुल हसन। दूसरा कौन है, उस्ताद मंसूर, कौन है, उस्ताद मंसूर और मोहम्मद नादिर। और चौथा कौन आता है, विशन दास। भैया यहाँ पर 2 ही पूछे थे, इसने तो 2 गुना बता दिए, 4 बता दिए। जो 2 अच्छे याद होते हैं वो ले लेना। पहला नाम है अबुल हसन, दूसरा उस्ताद मंसूर, मोहम्मद नादिर और चौथा कौन है, विशन दास। जो प्यारा सा लगे, जो याद रहे वो याद रख लेना मेरे प्यारे साथी। चलिए नेक्स्ट और बढ़ते हैं भैया। मुगल काल में सती की दशा, हाँ मुगल काल में सती है भैया या स्त्री है मुझे भी नहीं पता ये, ठीक है ना, क्योंकि पीपीटी में जो दिख रहा है वही बोल रहा हूँ, सती है या स्त्री मुझे नहीं पता, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। किताब मुगल काल में सती नहीं है भैया, स्त्रियां हैं, ये स्त्री है, क्या है, स्त्री है, जहां तक मेरा विचार है, स्त्री की दशा। किताब मुगल काल में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी भैया, क्या अच्छी नहीं थी, वह जीवन भर पुरुष के आश्रित रहती थी। आश्रित रहना मतलब कि जैसा पुरुष चाहेगा वो वैसा करती थी, अपना कुछ ना खाना, अपना कुछ ना पहनना, अपनी मनपसंद कुछ भी नहीं कर पाती थी। जैसा भैया चाहते थे मुगल वाले वो वैसा करती थी। वह विषय भोग की वस्तु मानी जाती है। परंतु इस काल में अनेक सुशिक्षित स्त्रियां हुई हैं, उन्होंने शासन का संचालन भी किया है। इसमें रानी रुद्रम्बा, दुर्गावती, चांद बीबी, जीजाबाई, यानी ये वो है भैया। ये चांद बीबी के बारे में तो मैंने ना बहुत अच्छे से पढ़ा। ये चांद बीबी मेरे ख्याल में वही है भैया जिसने अपने बेटे का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अगर बात करें तो कहने का मतलब क्या है कि मुगल काल की बात की जाए, सतियां हैं या स्त्रियां जो भी है मेरे प्यारे साथी, जैसा क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे को वैसे मैं बता रहा हूं आपको। अगर स्त्री है तो स्त्री और सतियां हैं तो सतियों पर, कि वहां के उस टाइम की बात की जाए तो क्या है, वो ठीक नहीं थी दशा, क्योंकि वो क्या थी, अपने मुगल जो शासक थे उन्हीं के ऊपर आश्रित थी। लेकिन वर्तमान की बात की जाए, परंतु इस काल की बात की जाए तो ये क्या कहते हैं कि आज की नारियां जो है वो क्या है, स्त्रियां जो सुशिक्षित है भैया। यानी जब भी संकट आता है तो वो क्या है, अपना घर चलाना अच्छे से जानती है, अपना राज्य चलाना अच्छे से बेहतर से जानती है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट और क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, अरे यार इसको ना थोड़ा सा ये मक्खियां यार साथ ले जाओ ना अपने, यहाँ पता नहीं क्या कर रही है, मेरे को भी नहीं पढ़ाने दे रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस सुल्तान के समय मंगोल नेता चंगेज खां सिंधु नदी तक बढ़ा था। भैया किसका शासनकाल की बात चल रही है, तुम ही पढ़ा लो, तुम ही पढ़ा लो, मैं तो यहाँ गीता गाने आया हूँ। भैया तुम लोग कहाँ क्या कर रही हो, थोड़ी देर रुक जाओ ना, 5 मिनट तक लगी हुई हो धय दनादन धय दनादन। भैया कहता किस सुल्तान के समय की बात है, सुल्तान का नाम पूछा जाता, किसका शासनकाल था, कि मंगोल नेता चंगेज खां सिंधु नदी तक बढ़ गया था। भैया सिंधु नदी तक पहुंच गया था, किसका शासनकाल की बात चल रही है, कहता सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल के समय क्या होता है, चंगेज खां जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा सिंधु नदी तक पहुंच गया। भैया बात क्या चल रही है, किसकी बात चली, कहता इसका तो शासन था, किसका, सुल्तान इल्तुतमिश के समय की बात है। मंगोल का नेता चंगेज खां कहाँ का था, मंगोल का नेता कौन, चंगेज खां, किसका पीछा कर रहा था, जलालुद्दीन मगवर्नी का, किसका, जलालुद्दीन मगवर्नी का पीछा करते करते सिंधु नदी तक पहुंच चुका था। भैया ये लीजिए, ये पूछा था, ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। अरे भैया ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन मजा दे रहे हैं यार, नींद उड़ा के रख दी इन्होंने ना। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था भैया, शमसुद्दीन कयूमर्श था। कौन था भैया, शमसुद्दीन कौन था भैया। भैया नाम ही टेढ़े मेढ़े रखे हैं भैया, रामू शामू रख लेते, पढ़ने में आसानी होती, लिखने में तो भैया क्या होगा आपका। चलिए कहता है गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कयूमर्स था, जिसकी हत्या कर कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। यानी गुलाम वंश का अंत किसने किया था, तो आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। गुलाम वंश को समाप्त करके कौन से वंश की स्थापना हुई थी, तो आपके खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। कब इसको खत्म किया, तो 1290 में इसको समाप्त किया था। और किसने किया, तो जलालुद्दीन फिरोज ने किया था। किसको समाप्त करके किया, तो शमसुद्दीन कयूमर्स को समाप्त करके किया। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत, यानी हमने भैया हमने 30 डिग्री के एंगल से 60 डिग्री 90 डिग्री सारे एंगल से आपको बता दिया। अब भी अगर आपको याद नहीं होता है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे प्यारे साथी। फिर भैया जय श्री राम लिखाना पेपर में।
तैमूर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था भैया? तैमूर ने भारत के ऊपर कब आक्रमण किया ये बताना है। तो भैया तैमूर ने अप्रैल 1398 के अंदर 1398 में समरकंद से रवाना होकर सितंबर 1398 ईस्वी में भारत पहुंचकर आक्रमण किया। सीधी सी बात है भैया, कहां पहुंचकर कहां से रवाना हुआ, घर से चला होगा, ये चीजें बताने की जरूरत नहीं। पूछा है कब आक्रमण किया, तो भैया कब 1398 ईस्वी के अंदर किया था। इतना दिमाग में रखना बस, बाकी तुम कह देना घर से चला सैनिक लेकर घोड़े पर बैठ के तगड़ 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 तगड़, वो भैया जोड़ देना आप, मिर्च मसाला डाल देना, समझ गए ना। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले अंतिम वंश कौन था? विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम वंश कौन था? विजयनगर की स्थापना करने वाले कौन थे? तो भैया बुक्का और मैंने आपको हरिहर प्रथम, ये दो भाई थे जिन्होंने क्या किया, विजयनगर की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग से किया था, तीसरा ही क्वेश्चन था, मेरे को याद है तो आपको तो याद होगा ही कि 1336 में हरिहर प्रथम और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और भैया इसके ऊपर अंतिम वंश कौन था जिसने इसके ऊपर शासन किया था? तो विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम वंश अराविंद वंश था। कौन सा था? अराविंदु वंश था। और कब भैया बात आती है 1570 से 1652 ईस्वी तक। कब तक किया था? तो 1570 से लेकर 1652 तक इसने शासन किया था। किसने? अराविंदु वंश ने। किसने? अराविंदु वंश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथी। डाक व्यवस्था। अरे मक्खियां सो जाओ, रात हो गई है भैया, तुम लोग क्या कर रही हो? रात को पानी लगा रही हो कि यहाँ पे मेरे को पढ़ाना है? क्या कर रही हो? चलो मेरी बहनों जाओ घर पर अपने। क्या यार, ये भी कहती है भैया रात होगी, तुम ना ये सामने वाले नहीं देख रहे तेरी वीडियो, अकेले अकेले बनाए जा रहे हैं। डाक व्यवस्था की नींव किस शासक ने रखी थी? भैया किसकी? डाक व्यवस्था की नींव किस शासक ने रखी थी? कहता डाक व्यवस्था की नींव शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 के बीच में रखी थी। डाक की नींव किसने रखी थी? तो भैया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने कब रखी? 1540 से 45 के बीच में। शाहजहां के काल को स्वर्ण युग किस इतिहासकार ने कहा? भैया एक इतिहासकार आया, उसने क्या कहा कि शाहजहां का शासनकाल था ना वो स्वर्ण युग है। भैया ये बात किसने कही थी? उसका नाम बता दो। ठीक है, तो शाहजहां के काल को इतिहासकार अल्फ्रिस्टन, तेरा तो नाम ही टेढ़ा मेढ़ा भैया, अल्फ्रिस्टन टेवनियर, क्या है? अल्फ्रिस्टन टेवनियर और आरसी त्रिपाठी ने स्वर्ण युग कहा है। आरसी त्रिपाठी, ये ठीक है भैया, ये आसान सा है, ये अपने में मिलता जुलता। आरसी त्रिपाठी, ठीक है। ये क्या है? अल्फ्रिस्टन टेवनियर, इन दोनों ने भैया कहा था कि शाहजहां का क्या है जो शासनकाल था वो स्वर्ण युग था। क्या था भैया? स्वर्ण युग था। ठीक है भैया, लिख के देख लेना एक दो बार, फिर मत कहना सर याद ही नहीं रहा जी भूल गए। आरसी त्रिपाठी तो जरूर याद रख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तेरी याद में हम मुमताज महल बनाएंगे ना। ईंटें महंगी हो गई है, जाने दो अब। ठीक है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो भैया पहले नकली नाम रख रखा था क्या? मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। पहले ही क्वेश्चन में मुमताज महल का असली नाम क्या था? भैया असली नाम, असली नकली क्या चीज होती है भैया? मेरे को ये नहीं पता चला। असली नाम क्या था? अर्जुबंद बानो बेगम। मुमताज महल का क्या नाम था? अर्जुबंद बानो बेगम था। लेडीज का नाम रख दिया, या तो महल का नाम लगता ही नहीं है मेरे को भैया। अर्जुबंद बानो बेगम था भैया, याद रख लेना। पोल्ज क्या चीज है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल्ज। पोल्ज वह भूमि होती है। पोल्ज क्या होती है? एक तरीके की भैया धरती होती है, भूमि होती है कि वह भूमि है जिस पर हर वर्ष खेती होती है। यह अकबर के द्वारा किए गए भूमि के वर्गीकरण में प्रथम वर्ग की उपजाऊ भूमि होती है। यानी भैया अकबर ने क्या किया, ये लो भूमि, इस भूमि को भैया बांट दिया अलग अलग में। ठीक है, इसका पहले प्रथम में जो नाम रखा था ना, जो उपजाऊ थी। उपजाऊ कौन सी होती है? जहां पर अच्छी फसल होती है। उपजाऊ कौन? जहां पर अच्छी फसल होती है भैया, उसी का नाम क्या रख दिया था भैया? ये आपका पोल्ज नाम रख दिया। ये लो जी पोल्ज है। अकबर ने क्या कहा कि ये लो जी ये सबसे अच्छी पोल्ज है। उसने ये नहीं कहा ये सबसे अच्छी उपजाऊ भूमि है, उसने कहा ये सबसे अच्छी पोल्ज है। तो पोल्ज का मतलब क्या होती है? उपजाऊ भूमि होती है। इसको बांटा किसने था? अकबर ने बांटा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भैया, उम्मीद करूंगा यार याद हो गया होगा साथ के साथ ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जियाउद्दीन वर्नी, अरे भैया जियाउद्दीन है कि जियाउद्दीन है, जियाउद्दीन वर्नी के बारे में बताना है भैया। जियाउद्दीन वर्नी प्रसिद्ध मुसलमान इतिहासकार था। कौन था भैया? प्रसिद्ध मुसलमान इतिहासकार था जो फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था। भैया पैदा कब हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। उसकी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक के शासन का विश्वसनीय वर्जन है। यानी भैया इसकी पुस्तक कौन सी थी? तारीख फिरोज शाही। और इस पुस्तक में किसके बारे में है? फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखा गया है, इसके शासनकाल के बारे में। साथ ही इस पुस्तक में दिल्ली के पूर्ववर्ती सुल्तानों के शासन के संबंध में भी काफी जानकारी मिलती है। दिल्ली के सुल्तान कौन? आप ही होंगे, आप ही होंगे भैया, छोड़ो नहीं पता तो। चलिए मेरे प्यारे साथी, यानी दिल्ली के पूर्ववर्ती सुल्तान जो अभी पूर्ववर्ती हाल ही में भैया जो पूर्ववर्ती थे ना, उनके बारे में जानकारी भी मिलती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है खराज, यानी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथी। खराज का क्या मतलब होता है? ठीक है, खाज नहीं है, खराज है। ठीक है ना, कहीं के तो खाज तो मैंने बेरो लिखियो पेपर में, दनादन लिख दो, खाज नहीं खाज हो जब पांचों आंगड़ों गदा गद खुरचणो पड़ा यहाँ बिया फलाणो पेज भरियो चेक करने वाला भी खाज करतो 0 नंबर दे देता ना। ठीक है, खाज नहीं खराज। क्या? खराज। खराज का क्या मतलब है मेरे प्यारे साथी? खराज कहता है, खराज भूमि कर होता है। ये एक तरीके से भूमि पर लगाने जाने वाला एक तरीके का टैक्स होता है। खराज क्या होता है? टैक्स होता है। ये एक तरीके का खाज कोई काम करे मेरे प्यारे साथी, भरना पड़ा है, रुपये भरना पड़ेंगे अंदर। ठीक है नहीं, तो खराज क्या होता है? भूमि कर होता है। खराज यानी भूमि को खराजी भूमि कहा जाता है। खराजी मतलब भूमि कहा जाता है जिसके पास चाहे जोती हुई भूमि हो या बिना जोती हुई भूमि हो, उनको उपज का निश्चित भाग करके रूप में क्या करना पड़ता? देना पड़ता है। यानी भैया जिसके पास ये भूमि है, मान लो इसने चाहे इसमें खेती की है चाहे नहीं की है, इसने क्या करना पड़ेगा भैया? कुछ ना कुछ उसका हिस्सा जितना इसने डिसाइड किया है ना खराज ने, उतना देना पड़ेगा। खराज मतलब जितना कर ये है, जितना टैक्स ये है। वही बात होगी भैया, दुकान का एक रेंट होता है ना। आपकी दुकान चले ना चले, चाहे आपने दुकान में सामान रखा है नहीं रखा, वो आपकी प्रॉब्लम है। आपने अगर दुकान ले ली तो किराया रेंट उसका देना ही पड़ेगा। समझ गए मेरे प्यारे साथी? आपका खराज भी वही किराया है, चाहे आपकी दुकान चले ना चले, ये खराज तो देना पड़ेगा। चाहे आपकी खेती हुई है नहीं हुई, आपकी जितनी भूमि है उसका हिस्सा को देना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, भूमि कर पराये उपज के 1/3 से कम और 1/2 से अधिक नहीं लिया जाता था। 1/3 का मतलब है भैया टोटल भूमि का तीसरा हिस्सा। टोटल भूमि का कितना? 1, 2, 3 है तो एक हिस्सा उसको देना। ठीक है, यानी 1/2 से तो ज्यादा था, 1/2 मतलब आधे से ज्यादा था और तीसरे हिस्से से भैया थोड़ा सा कम था। ठीक है, ये बात कह रहा है। भूमि कर निश्चित करने का आधार क्षेत्रफल, उपज तथा सिंचाई तीनों साधनों पर निर्भर करता था। और ये सारे निश्चित कहाँ करते थे? ऐसी बात नहीं है भैया 1 किला है तो भैया लो भी इतना लगेगा, नहीं। ये कहता भूमि कर निश्चित करने का आधार किसको माना जाता था? बेस क्या था कि उसका क्षेत्रफल कितना है, उसकी उपज कितनी है भैया, यानी पैदावार कितनी होती है, और सिंचाई का स्रोत क्या है। इन तीनों चीजों को देखने के बाद ये कर लगाया जाता था। कौन सा? खराज। ये लो, अब इतना भैया लिखने के बाद खाज के बारे में लिख कर आओगे तो वो आपकी गलती होगी। खराज लिख के आना है। ठीक है ना, मेरे जैसे जो होते हैं ना किताबें नहीं खोली होती, वो भैया वहाँ खाज ही लिख के आते हैं फिर। और टीचर भी कहता है भैया इसने इतनी सीट कहाँ से भर दी, फिर से आपको पता ही है। आगे आता है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा बहुत अच्छी एक क्या है, मुझे भी नहीं पता, पढ़ेंगे तब पता चलेगा। कहता बाबर की पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम द्वारा, हाँ सारा इतिहास ही बता दिया तो, यानी सीधे कह दें तो गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है हुमायूं नामा का। बाबर की तो पुत्री ही, हुमायूं की सौतेली बहन ही, बाबर की 2-3 लुगाइयां ही रहे। बाबर की पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन कौन थी भैया? गुलबदन बेगम थी। और इसने क्या किया था? हुमायूं नामा को लिखा था भैया। ये बात कह रहा है, लिखित हुमायूं नामा आम बोलचाल की फारसी भाषा में लिखा गया था। सिद्धो के दो ना, हुमायूं नामा लिखो भैया, गुलबदन बेगम लिखो और किम लिखो, फारसी भाषा में लिखो। हुमायूं नामा 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग बाबर के इतिहास से संबंधित है और दूसरा भाग हुमायूं को हालात बयान करता है। हाँ भैया, एक तो बाबर का इतिहास बताता है और दूसरा भैया उसके बेटे किसका बताता है?
इसका हुमायूं का, कि हुमायूं के हालात क्या थे, ठीक है ना। इसमें बाबर के काल की घटनाएं बहुत सी संक्षिप्त है, अधिकांश भाग हुमायूं से संबंधित हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा हुमायूं के बारे में लिखा गया है, लेकिन कुछ कुछ बाबर के बारे में भी लिखा गया है, जिसकी वह चश्मदीद गवाह थी। कौन भैया, ये गुलबदन बेगम क्या थी, इनकी करतूतों की चश्मदीद गवाह थी, रंगे हाथ पकड़ने वाली, इसी ने लिखा हुमायूंनामा। मुगल काल में बेगमों की दशा की जानकारी के लिए यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है, यानी मुगल काल में वहाँ की जो बेगम थी, जहाँ बेगम यानी वहाँ की लुगाइयाँ जो थी, उनके बारे में पूरी डिटेल में इसमें अच्छे से मिलता है। राजनीतिक घटनाओं के अतिरिक्त इसमें समकालीन रीति रिवाज, सामाजिक मान्यताओं इत्यादि का वर्णन मिलता है, ठीक है। अब इतना तो ठीक है भैया, गुलबदन बेगम ने लिखा था, बाबर के बारे में थोड़ा भाग मिलता है, हुमायूं के बारे में ज़्यादा भाग मिलता है, और इसके अंदर डिटेल में जानकारी किसकी मिलती है, तो भैया उस काल में जो स्त्रियाँ थी ना, उनके बारे में टोटल जानकारी मिलती है, क्योंकि ये इकलौती गवाह थी उसकी। इकलौती तो नहीं थी भैया, यानी इसको सारा पता था। बीजापुर और गोलकुंडा, हाँ हाँ, वाह वाह, ये तो मेरे को अच्छे से आता है। बीजापुर और गोलकुंडा भैया विजयनगर में रह जाता है ये, ठीक है ना, याद रखना। कहता है विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद, अब भैया उसका पतन हो गया था, किसका, विजयनगर, और पतन कब हुआ था, कौन सा वंश था, मैंने अभी आपको बताया, अरविंदु वंश था, मैंने बताया था आपको, ठीक है। पतन के बाद दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा के मुस्लिम राज्यों का अभ्युदय हुआ भैया, यानी इनकी स्थापना हो जाती है, किसकी, इनकी क्या हो जाती है, यानी विजयनगर समाप्त हो जाता है, इसका पतन हो जाता है, और उसके बाद दक्षिण भारत के अंदर क्या होता है, बीजापुर और गोलकुंडा के मुस्लिम राज्यों का क्या हो जाता है भैया, जन्म हो जाता है। इस तरीके से मुगलों का इन राज्यों से संघर्ष चलता रहता है, और इन मुगलों के साथ इनका क्या है, इन राज्यों का क्या होता है भैया, संघर्ष मतलब युद्ध चलता रहता है, तू इधर से तू दादू दादू। अंत में औरंगजेब ने इन दोनों मुस्लिम राज्यों पर अधिकार कर इन्हें मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। आखिर में क्या हुआ, इनका बाप औरंगजेब आया, बाप वैसे बाप नहीं था, लड़ाई झगड़े में बाप कह रहा हूं ना, ताकतवर था। औरंगजेब आया और इसने बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को ही क्या कर लिया था, अपने राज्य में शामिल कर लिया था। और दक्षिण में बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों के बीच जो शक्ति संतुलन था, यानी अब क्या हो गया भैया, बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों, इन तीनों के अंदर जो शक्ति का एक संगठन बना, वह बीजापुर और गोलकुंडा के पतन से बिगड़ गया। और ये संगठन कब टूटा, तो भैया जब इनका पतन हो गया था, जब इनका पतन हो गया था, जिसे मराठा मुगल वेमनस्य से बढ़ गया। और इनके बाद में क्या हुआ भैया, मुगल और मराठों के बीच में क्या था, संबंध टूट चुका था। जब इन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने इसको अपने अंदर मिला लिया, तो इनके अपने अंदर भैया लड़ाई झगड़ा आरंभ हो गया, ठीक है। अगर भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशवा, पेशवा, ये लो जी, पेशा नहीं पेशवा, ठीक है। चलिए भैया पेशवा तो क्या है, तेरे को भी पढ़ देते हैं। कहता पेशवा शिवाजी के मंत्रिमंडल का मुख्य प्रधान था। पेशवा कौन था भैया, शिवाजी के मंत्रिमंडल का, शिवाजी का मंत्रिमंडल पता ही है, यानी मंत्री, फिर उप मंत्री, खजांची, इस तरीके से अलग अलग थे, उन्हीं में से एक आपका कौन था, पेशवा था। उस पर राज्य के सभी मामलों की देखभाल व प्रजाहित व उत्तरदायित्व था, यानी इसका काम क्या था कि राज्य की पूरी देखभाल करता था। क्या करता था, पूरे राज्य की देखभाल का कारोबार किसके ऊपर था, इस पेशवा को सौंपा गया था। राज्य के सभी अधिकारियों पर उसी का नियंत्रण होता था, यानी राज्य के अंदर जितने भी अधिकारी थे, जितने भी इसके शिवाजी द्वारा रखे गए अधिकारी थे, उन सब पर नियंत्रण कौन रखता था भैया, यानी आपका कौन, पेशवा। एक तरीके का भैया, यानी एक स्कूल में प्रिंसिपल होता है, एक वॉइस प्रिंसिपल होता है ना, जो दूसरा होता है, यानी मेन प्रिंसिपल होता है, फिर उसके बाद एक और प्रिंसिपल रख दिया जाता है, ये पेशवा वही था। यानी जैसे स्कूल में वॉइस प्रिंसिपल सारे स्टाफ को हैंडल करता है, भी क्या काम करवाना है, क्या नहीं करवाना है, ये करना, वो वही पेशवा किया करता था। वही यानी शिवाजी का ये क्या था, वॉइस प्रिंसिपल था, ये सारे स्टाफ को संभाल कर रखता था। सभी राजकीय आदेशों व संदेशों पर राजा की मोहर के नीचे अपनी मोहर लगाता था, यानी राजा की मोहर लगती थी, इसकी मोहर भी साथ में लगती थी। भैया ये लो, यानी एक क्या करता है, प्रिंसिपल अपनी राय रखता है, फिर वॉइस प्रिंसिपल कहता है हाँ ठीक है सर जी, चलो ये ठीक है। तो भैया ऐसे ये दोनों करते थे, यानी राजा की मोहर के नीचे अपनी मोहर भी लगाता था। राजा की अनुपस्थिति में वह राजा की ओर से शासन कार्य करता था, यानी जब राजा नहीं होता, यानी जब आपके स्कूल का मेन प्रिंसिपल नहीं होता, तो वॉइस प्रिंसिपल अपनी मोहर लगाकर राजा का काम करता था। समझ रहे हो भैया, पूरा स्कूल समझा दिया ना एक ही शासन के साथ साथ में। मजा आया कि नहीं आया मेरे प्यारे साथी? अगर मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों, मजा ले रहे हो ना, पढ़ नहीं रहे, मजा ले रहे हो मेरे प्यारे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख वखा के नाम से जाना जाता था? दिल्ली का
कौन सा सुल्तान लाख बका के नाम से जाना जाता था? तो दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता, लाख बखा नहीं है भैया, बख्श आएगा यहाँ, ठीक है ना, लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। यह उसकी उदारता एवं दानशीलता के कारण नाम दिया। और ये नाम क्यों दिया गया था भैया इसको? लाख बख्श, लाख बख्श मतलब ये अपने दान देता था, दान दक्षिणा करता था, उन चीजों को देखते हुए इसको क्या है, लाख बख्श नाम दिया गया था। दाग एवं हुलिया से आप क्या समझते हैं? दाग एवं हुलिया से आप क्या समझते हैं? तो कहता है मध्यकाल में सैन्य सुधार के अंतर्गत घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया नोट करने की प्रणाली शुरू की गई थी। क्या कहता है? मध्यकाल का बात है भैया, सैन्य सुधार यानी सेना के अंदर सुधार करने के लिए क्या किया गया? घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया चेंज करने या नोट करने के लिए, उनका हुलिया नोट करने के लिए एक प्रथा चलाई गई थी। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने इससे प्रारंभ किया। इसकी शुरुआत किसने की थी दाग हुलिया की भैया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और बाद में शेर शाह के आदेश के अनुसार प्रत्येक घोड़े को दागा जाता था तथा एक रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक का हुलिया नोट किया जाता था। मतलब एक तरीके की आपने गांव में देखा होगा भैया, जो बल्द होते हैं या सरकारी जोटे होते हैं उनके एक दाग लगा देना, यानी आग का कुछ ऐसा कर दाग निशान कर देना, ताकि हमें पता चल जाए भी ये फलाना फलाना दिखड़ा दे, मोहर लगा देनी एक तरीके की, समझ रहे हो? वैसे क्या किया जाता था? घोड़ों पर दाग लगाया जाता था। पहले की आम भाषा में बात करें मेरे प्यारे साथी, तो गर्म करके कोई चीज चेड़ देनी चामड़ी के ऊपर, उसे दाग कहा जाता था। ठीक है मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है दीवान ए कोही क्या था? दीवान ए कोही क्या था? तो कहता है मोहम्मद बिन तुगलक ने सरकारी देखरेख के अंतर्गत और राज्य की ओर से सीधी आर्थिक सहायता देकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने की योजना बनाई। किसने बनाई थी मेरे प्यारे साथी? दीवान ए कोही क्या था, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कहता मोहम्मद बिन तुगलक ने सरकारी देखरेख के अंतर्गत राज्य की ओर से सीधी आर्थिक सहायता देकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार बढ़ाया, यानी कृषि को क्या किया भैया? भूमि योग्य कृषि को बहुत पैदावार ज्यादा बढ़े, इसका विस्तार किया था, योजना चलाई थी। इस हेतु उसमें दीवाने कोही यानी कृषि विभाग नामक नए विभाग का स्थापित किया, यानी इसने इसको स्थापित किया था भैया दीवाने कोही को। और ये था कृषि से रिलेटेड, किससे? कृषि से रिलेटेड था। ठीक है, इसकी स्थापना की थी। और इस विभाग का मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था निर्माण किया। और इसका काम क्या था भैया? मालगुजारी, माल को इधर उधर गुजारना या निकालना, ये सारा काम था। मोहम्मद तुगलक द्वारा की देखभाल करना तथा भूमि को खेती योग्य बनाना। और इसके अंदर क्या होता? मोहम्मद तुगलक द्वारा क्या किया जाता? उसके द्वारा जो देखभाल करना या भूमि की खेती को बढ़ाना, उसका विस्तार करना, भूमि को उपजाऊ बनाना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती थी। तो सीधी सी बात है भैया, शुरुआत किसने की, किससे रिलेटेड था, काम क्या था, ये चीजें लिखनी थी, तो मैंने आपको बता दी, अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, हक ए शब्द की व्याख्या कीजिए। हक ए शब्द की व्याख्या कीजिए। कहता है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई पर शुरुब नामक कर लगाया था। कौन सा लगाया था भैया? दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई पर एक कर लगाया था, और जिसका नाम था शुरुब। ठीक है, इसी सिंचाई कर को ही क्या है? हक ए शरब कहा जाता है। यानी एक तरीके का भैया ये कर था। क्या था? कर था, टैक्स था आपका। सीधी सी आम भाषा में के बारी के हुआ भैया, माने टैक्स समझ में आ जाए, इंग्लिश आ जाए, हिंदी समझ में कौन आए, तो भैया ये टैक्स था एक तरीके का। और ये किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। क्या? फिरोज शाह तुगलक ने। और किससे रिलेटेड था भैया? तो सिंचाई से रिलेटेड है। यानी सिंचाई समझते हो मेरे प्यारे साथी, खेतों में पानी लगावा बिन के बोलियो जावे, सिंचाई बोलियो जावे, तो ये इससे रिलेटेड था। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है तारिक ए फिरोज शाही क्या है? तारिक ए फिरोज शाही क्या है? चलिए भैया, तारिक ए फिरोज शाही क्या है? कहता तारिक ए फिरोज शाही मध्यकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये एक तरीके का क्या भैया? ग्रंथ है, एक बुक है एक तरीके की भैया। और इस नाम से दो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं, और इसी नाम से क्या भैया? दो लिखे गए हैं, एक उयोलो एक उयोलो। ठीक है, शम्स ए सिराज अफीफ द्वारा रचित तारिक ए फिरोज शाही फिरोज तुगलक के शासनकाल के समय का सही
और प्रमाणिक ब्यौरा प्रस्तुत करती है। यानी लिखा किसने है भैया, तो बात आता है शम्स ए सिराज अफीक द्वारा। इस व्यक्ति ने भैया इस तारिक ए फिरोज शाही नामक इसका क्या है लिखा है, किसके ऊपर है, फिरोज शाह तुगलक के शासन के ऊपर है, जो कि सही प्रमाणित होती है। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी द्वारा रचित तारिक ए फिरोज शाही, यानी एक व्यक्ति तो था भैया ये वाला, दूसरा था जियाउद्दीन, ठीक है, जियाउद्दीन बरनी, एक था ये जिसने इसी को, यानी इसके दो नाम थे भैया, दोनों के नाम मैंने बता दिए, पहले वाला ये था, दूसरा वाला जियाउद्दीन था। ठीक है, इसने लिखी थी और इसने दिल्ली सल्तनत के लगभग एक शताब्दी 1259 से 1352 ईस्वी तक के इतिहास का वर्णन किया। और इसने अपने वाले में क्या डाला था भैया, इसने अपने वाले में दिल्ली के बारे में डाला था, इसने दिल्ली के बारे में डाला था, इसने किसके, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, क्या, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, ये दो नामों से प्रसिद्ध थे भैया, एक ही ग्रंथ के दो नाम थे। यह बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष 9 शासकों का इतिहास प्रस्तुत करता है। और ये इतना बड़ा ग्रंथ था भैया, कहां से लेकर, बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के 6ठे वर्ष तक का, यानी 9 शासकों का एक इतिहास बताता है। चलिए मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट बढ़ेंगे और आगे, कि अभी तो शुरुआत हुई है, एंड तो बहुत भयानक होगा। टोडरमल, हाँ ये ठीक है भैया, ऊंट को सो ठीक है यार। टोडरमल कौन था, तो कहता है टोडरमल मुगल सम्राट अकबर का वित्त मंत्री था। यानी अकबर का टोडरमल कौन था, वित्त मंत्री था। कौन था भैया, वित्त मंत्री। और ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है मेरे प्यारे साथी, दिमाग में बिठा लेना कि टोडरमल कौन था। तो ये अकबर का वित्त मंत्री था, जो राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो किसकी उपाधि से, बाद में राजा की उपाधि से। और 1573 ईस्वी में अकबर ने गुजरात में विजय ली, यानी गुजरात को जब जीता था, उसके पश्चात क्या हुआ, माल गुजारी का बंदोबस्त करने के लिए उसे नियुक्त किया गया था। तो माल गुजारी यानी जो माल को भैया उधर से उधर ले जाने के लिए जो बंदोबस्त करना था, इसके लिए किसको नियुक्त किया था, तो आपका वित्त मंत्री कौन, मेरे प्यारे साथी, टोडरमल। इस टोडरमल को यह काम सौंपा गया था, इस टोडरमल को यह काम सौंपा था किसने, अकबर ने। उसकी माल गुजारी व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी को ही क्या कह दिया जाता है, टोडरमल बंदोबस्त कहा दिया जाता है। वह एक श्रेष्ठ सेना नायक था, यानी ये सेना का प्रतिनिधित्व करने में भैया सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। यानी इसको बहुत अच्छा ज्ञान था अपनी सेना का सही तरीके से चलाना। ठीक है, 1576 ईस्वी में उसने बंगाल विजय किया। 1580 ईस्वी में बिहार तथा उड़ीसा का सूबेदार बनाया गया। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। यानी अकबर के कितने थे भैया, नवरत्न थे। कितने थे, नवरत्न थे। यानी नवरत्न मतलब भैया ये तेल नहीं है, नवरत्न वाला, ठीक है ना। नवरत्न मतलब 9 शासकों में से भैया एक था, ठीक है ना। यानी महत्वपूर्ण स्थान रखता था अपना। चलिए मेरे प्यारे साथी, लास्ट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के 2 कारण बताइए। यानी विजयनगर साम्राज्य के पतन होने का 2 कारण बता दो। यानी ये राज्य समाप्ति क्यों हुआ था, ऐसी क्या बेवकूफियां कर दी उन दुष्टों ने कि विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया। कहता है विजयनगर साम्राज्य का सैन्य संगठन दोषपूर्ण था। यानी जो सेना ही थी ना, वो भी भैया दोषपूर्ण थी। उसका संगठन जो था ना, यानी एकजुट नहीं थे भैया। सारे क्या है कि समझ रहे हो, फिर चल छोड़ो, रहने दो, मेरे को नहीं समझ में आया। कहने का मतलब क्या भैया, यानी अपनी अपनी चलाते थे, सब अपने अपने में मालिक बने हुए थे। सेना में एक संगठन नहीं था, वही उसका दोषपूर्ण था। उसके पास बहमनी सुल्तान के मुकाबले उत्तम नस्ल के घोड़े नहीं थे। दूसरा भैया, यानी उसके पास क्या थे, इसके पास जैसे घोड़े अच्छे अच्छे थे, इसके पास घोड़े अच्छे नहीं थे। और न ही शेर तोप पर खाना में तोप अच्छी थी, ना ही इसके पास क्या था भैया, तोप थी जो उसके पास थी। दूसरी तोप को चलाने वाले भी इसके क्या थे, बेवकूफ थे, गधे थे, ठीक है ना। दूसरा क्या था, विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। यानी उसकी बाउंड्री जो थी भैया, वो भी उसकी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि हर कोई आया, धक 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 किया और चला गया। उसका पड़ोसी बहमनी राज्य से निरंतर संघर्ष था, उसके पतन का प्रमुख कारण था। बहमनी से भैया उसका झगड़ा चल रहा था, तो भैया उसकी सीमा, उसकी बाउंड्री है, जैसे चित्तौड़ का था भैया। दम था किसी में चित्तौड़ में कोई घुस जाए,
बढ़ के तो देखते उसके अंदर। वैसे भैया ये दोषपूर्ण था कि अपनी सीमा को इसने क्या है ताकतवर नहीं कर रखी थी। क्या है वहां पर भैया एक तरीके से तो बंदे ही ऐसे खड़ा रखे थे कि जो एक पैर पर ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर खड़े रहे। समझ रहे हो ना मेरे बात को? सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है भैया। मैं तो एक समझाने के लिए एक ना मनगढ़ंत कहानी बनाता हूँ ताकि आप समझ जाओ। यानी सीमा सुरक्षित नहीं है मतलब वहां पर जो सैनिक खड़े होते थे ना, तैनात जो सैनिक थे वो भी अपने आप में क्या दमखम नहीं रखते थे कि दूसरे को रोक पाए। समझ रहे हो? बहमनी साम्राज्य के साथ उसका क्या है संघर्ष चल रहा था, तो दोनों के अंदर बहमनी घुसा और उसको समाप्त किए, चल निकल गया। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं मेरे प्यारे साथी। उम्मीद करूंगा आज के जितने क्वेश्चन हमने किए हैं बहुत ही दिलचस्प लगे होंगे, अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए तो भैया वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।